नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 29 सितंबर 2025 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों द हिंदू के। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फूड लॉस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यंग लोगों को इतनी सारी बीमारियां आजकल लग जाती हैं। बीमारियां मतलब फोकस हार्ट अटैक पे है। यंग लोगों को इतने ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, जैसे हम देखते हैं जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया या फिर खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया। क्यों हो रहा है? तीसरे नंबर पे जो आर्टिकल है वो एंजल्स पोज के बारे में है। क्या है ये एंजल्स पोज? एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो उससे संबंधित है ये एंजल्स पोज। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो फूड लॉस से संबंधित है। एक तरफ जीएस पेपर सेकंड पॉवर्टी और दूसरी तरफ जीएस पेपर 3 में जो फूड सप्लाई चेन वाले टॉपिक है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, वहां से भी आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? हर साल देखो 29 सितंबर को ना हम एक स्पेशल दिन बनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। देखो ये कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा फूड का वेस्ट हो जाता है, फूड लॉस हो जाता है। तो उस बारे में याद दिलाने वाला दिन है। पूरी दुनिया में जितना भी खाना प्रोड्यूस होता है ना, उसका वन थर्ड यानी जो 33% है वो या तो देखो खो जाता है या बर्बाद हो जाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सोच के देखो, हर 3 में से एक जो रोटी है वो कचरे में चली जाती है। कितना ज्यादा वेस्टेज है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज समझिए। यहां पे ना 2 टर्म्स हैं, एक है फूड लॉस और दूसरा है फूड वेस्ट। पहला क्या है? फूड लॉस और दूसरा क्या है? फूड वेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत बड़ा है। फूड लॉस मतलब जैसे देखो किसान फसल को प्रोड्यूस करता है, तो खेत से लेके जब तक वो जो फसल है वो कस्टमर तक पहुंचती है, बीच में ही नुकसान हो जाता है फसल का। बीच में नुकसान जैसे मान लीजिए किसान ने फसल प्रोड्यूस करी, रखी थी, वहां पे एकदम से बारिश आ गई, या फिर बेचने में देरी हुई, पेरिसेबल आइटम था जैसे फल और सब्जियां था, बेच नहीं इसका किसान तो वो बर्बाद हो गई। या फिर स्टॉक करके रखा था, वहां पे कुछ ऐसा हो गया कि जिसे स्टोर की हुई फसल सारी खराब हो गई, चूहे खा गए या कुछ भी हो गया। तो मतलब ये है फूड लॉस। समझ गए? ये होता है खेत से लेके मार्केट के बीच में। इसमें फसल का ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सब आ जाता है। दूसरी तरफ फूड वेस्टेज क्या होता है? फूड वेस्ट होता है रिटेल लेवल पे और कस्टमर लेवल पे। रिटेल लेवल पे मतलब जैसे देखो, एक तो ये चीज है जो सुपरमार्केट्स होती है ना, सुपरमार्केट्स जहां पे फल और सब्जियां भी मिलती हैं, कई बार वो बहुत सारे फल और सब्जियों को रिजेक्ट कर देते हैं अपना ब्रांड बचाने के लिए। यार ये सब्जियां अच्छी नहीं है, इन्हें फेंक दो। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम प्लेट में खाना ज़्यादा ले लेते हैं, प्लेट में खाना ज़्यादा ले लिया लेकिन खाया नहीं उतना, बचा हुआ खाना फेंक दिया। या फिर घर में खाना ज़्यादा बना लिया जिसे किसी ने खाया नहीं, वो वेस्ट हो गया। तो ये सब आता है फूड वेस्ट में। मतलब समझ गए फूड लॉस और फूड वेस्ट। फूड लॉस मतलब अभी कस्टमर तक खाना पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ किसान के खेत से मार्केट तक आया है और मार्केट तक आने में ही नुकसान हो गया है। और फूड वेस्ट मतलब या तो दुकान पे बिक रहा है, सुपरमार्केट में या फिर किसी दुकान पे, वहां से लेके और कस्टमर के द्वारा जो बर्बादी की जाती है वो आता है फूड वेस्ट में। तो अब इस आर्टिकल का जो फोकस है ना वो फूड लॉस पे है, फूड वेस्ट पे नहीं है। और आप ना एक डेटा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ना नेबकॉन से एक स्टडी करवाई। आप बोलोगे सर ये नेबकॉन्स क्या है? नेबकॉन्स नाबार्ड की ना एक सब्सिडरी है। तो ये जो स्टडी करवाई गई ना नाबार्ड की सब्सिडरी नेबकॉन से, तो डेटा में ये पता लगा इंडिया को ना हर साल 1.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हो जाता है फूड लॉस की वजह से। और ये हमारी एग्रीकल्चर जीडीपी का 3.7% है। सोच के देखिए इतने पैसों में हम कितने एम्स और आईआईटी बना सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पता है कहां पे होता है? फ्रूट्स और सब्जियों में। करीबन 10 से लेके 15% तक फ्रूट्स और सब्जियां खराब हो जाती हैं, ये डेटा देखिए। इसके अलावा चावल में 4.8% चावल खराब हो जाता है, गेहूं में
यानी वीट में 4.2% का नुकसान हो जाता है। आप बोलोगे सर 4-5% कितना ही है, थोड़ा तो है, लेकिन आप इंडिया का प्रोडक्शन देखो ना, प्रोडक्शन इंडिया कितना ज्यादा कर रहा है वीट एंड राइस का, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो वीट, राइस, फल, सब्जियों का वेस्टेज लाखों टन में है, बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ खाना नहीं है जो बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे देखो पानी खराब हो गया, एनर्जी खराब हो गई, मेहनत खराब हो गया, सब बर्बाद हो रहा है क्योंकि इन सबको उगाने में पानी का यूज हुआ, एनर्जी का यूज हुआ, मेहनत का यूज हुआ, लेकिन सब वेस्ट। अब आते हैं आर्टिकल के ना सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे। सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? देखो, फूड लॉस का ना क्लाइमेट चेंज से क्या रिश्ता है? सीधा सीधा रिश्ता है। जब देखो खाना सड़ता है ना, तो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, खास करके मीथेन। अब जो ये मीथेन होती है ना, CH4, ये CO2 से भी ज्यादा खतरनाक है। एक फेमस कोट है जो शायद आपने भी सुना होगा, एक दो बार पहले भी आर्टिकल में आया है। फेमस कोट क्या है? फेमस कोट ये है, अगर देखो फूड वेस्ट एक कंट्री होता ना, तो चाइना और USA के बाद में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो एमिटर होता ग्रीन हाउस गैसेस का, वो फूड वेस्ट देश होता। समझ गए? नहीं समझे? चलो फिर से बताता हूं। मान लीजिए फूड वेस्ट अपने आप में एक देश है, तो आप लिस्ट बनाओगे ना, तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है ना, वो फूड वेस्ट की वजह से होता है। सोचो, खाने की बर्बादी एक देश जितना पोल्यूशन कर रही है। फिर इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की बात की जाती है। इंडिया के स्पेसिफिक फाइंडिंग्स, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO और निफ्टैम ने, निफ्टैम मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, निफ्टैम। तो FAO और निफ्टैम ने ना मिल के स्टडी की कि इंडिया में जो खाने का वेस्ट होता है उससे कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो टोटल एमिशन कितना पता लगा? सिर्फ 30 कमोडिटीज से ना, सिर्फ 30 कमोडिटीज से 33 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट एमिशन होता है हर साल। 30 क्रॉप से 33 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एमिशन होता है। समझ गए? ये देखो यहां पे है ये डेटा। चावल यानी जो पैडी है सबसे बड़ा कल्प्रिट है। क्यों? क्योंकि चावल की खेती में ना, आपको पता है, खेत को ना पानी में डुबो के रखना पड़ता है। वहां पे होता है एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन होता है, और इसकी वजह से ना बहुत मीथेन रिलीज होती है। तो जब चावल बर्बाद होता है ना, तो ये मीथेन का जो एमिशन है वो भी वेस्ट हो गया। क्योंकि देखो, चावल को उगाने में इतना सारा मीथेन रिलीज हुआ था, लेकिन वही चावल फिर कोई यूज नहीं हो पाया। तो सोच के देखो, जो मीथेन एमिट हुआ था वो भी वेस्ट हो गया ना। तो ये पॉइंट है। फिर लाइव स्टॉक सेक्टर की बात की जाती है, जैसे पशुपालन जो है, जो ये मीट और डेयरी जैसे प्रोडक्ट्स है ना, इनका रिसोर्स फुटप्रिंट ना बहुत हैवी होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज का यूज करते हैं, तो इनकी बर्बादी मतलब इन्वायरमेंट पे डबल मार। समझ गए? फिर राइटर एक पॉइंट बताते हैं कि इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या डिफरेंस है। देखो, डिफरेंस ये है, जहां पे ना इंडिया में फूड लॉस ज्यादा होता है, किसान के खेत से लेके मार्केट तक पहुंचने में फसल खराब हो जाती है बहुत ज्यादा, और वेस्टर्न कंट्रीज में ना फूड वेस्ट ज्यादा होता है। हमारे देश में तो ऐसा कल्चर है कि खाना खाने से पहले भी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें खाना दिया। तो पीपल आर हम्बल इन आवर कंट्री, और खाना कम वेस्ट करते हैं रिलेटिवली। लेकिन कंज्यूमरिज्म ज्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पे खाने का वेस्टेज ज्यादा होता है, लॉस कम होता है। लॉस इसलिए कम होता है क्योंकि वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है, किसानों के खेत से लेकर मार्केट तक आने में फसलों का लॉस कम होता है। यह फर्क है दोनों देशों के बीच में। पॉइंट समझ गए ना? समराइज करता हूं एक लाइन में, इंडिया में फूड लॉस ज्यादा होता है और वेस्टर्न कंट्रीज में फूड वेस्ट ज्यादा होता है। यह फर्क है। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। चलो, सॉल्यूशन तो मैं अलग से खाली पेपर लेके आपको बताता हूं, वैसे सारे स्लाइड्स में दिए हुए हैं। क्या किया जाए इस फूड लॉस को बचाने के लिए? सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कोल्ड चेन्स हैं, जहां पे
खाने को स्टोर करके रखा जाता है जिससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ऐसी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ज़्यादा की जाए। और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट हो, ताकि खाना ट्रांसपोर्ट के दौरान सड़े ना। खास करके पेरिसेबल आइटम्स जैसे देखो फल है, सब्जियां हैं, दूध है, मीट है, इन सब के लिए रेफ्रिजरेटेड जो ट्रांसपोर्ट होगा ना वो रामबाण का काम करेगा। तो सबसे पहली चीज़ यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। अब इसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का भी आप जिक्र कर सकते हो, पीएम किसान संपदा स्कीम। सरकार की ये जो स्कीम है ना इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। इसका एम है एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग ना क्लस्टर्स डेवलप करना, और फसलों के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, इन सब से संबंधित मतलब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये स्कीम है पीएम किसान संपदा योजना। फिर नेक्स्ट जो राइटर पॉइंट देते हैं सॉल्यूशन के तौर पे वो है टेक्नोलॉजी में क्या पॉइंट है? सोलर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी कोल्ड स्टोरेज जो सोलर एनर्जी से चले। लो कॉस्ट कूलिंग चैम्बर्स, मतलब ऐसे कूलिंग चैम्बर्स जो फसलों को ठंडा करके रखें लेकिन कॉस्ट कम आए। मॉइस्चर प्रूफ साइलोज, जैसे जो अनाज के भंडार हैं ना उनके लिए वहाँ पे मॉइस्चर उनको प्रभावित ना करे, तो बढ़िया ढंग से साइलोज का यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना छोटे किसानों के लिए गेम चेंजर होंगी। फिर देखो इसी के अंदर डिजिटल टूल्स, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनें आपस में बात करती हैं, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक ट्रक में सेंसर लगा है जो रियल टाइम टेम्परेचर बता रहा है, अगर एसी फेल हुआ तो तुरंत अलर्ट आ जाएगा। और इवन एआई फोरकास्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है डिमांड और सप्लाई मैनेज करने के लिए। फिर देखो एक फूड लॉस ऐप भी है जो एफएओ ने बनाया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फूड लॉस ऐप है। इस एप्लीकेशन की सहायता से ना लॉसेस को ट्रैक करने में मदद मिलती है। तो ये दूसरा डायमेंशन है टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं तीसरे डायमेंशन की। तीसरा डायमेंशन क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में वो होता है ना जैसे रीयूज, रिसाइकल और एक और होता है, 3 आर होते हैं ना, रीयूज, रिसाइकल और एक आर आप बताइए कमेंट बॉक्स में तीसरा आर कौन सा होता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है? वेस्ट को बेस्ट बनाना। जैसे जो सरप्लस फूड है ना, जो एक्स्ट्रा खाना है, जो खाना बच गया है, उसे फूड बैंक या फिर कम्युनिटी किचन्स को दिया जा सकता है। जैसे इंडिया में ना एक संस्था है रॉबिन हुड आर्मी, जो ये रॉबिन हुड आर्मी है वो इसी प्रकार का काम करती है। और इवन जो बचा हुआ खाना है उसको कंपोस्ट में तब्दील किया जा सकता है, उसकी सहायता से बायो एनर्जी बनाई जा सकती है, एनिमल फीड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। और अगर हमें देखो फूड लॉस से बचाना है ना तो सबकी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी मतलब देखो सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, फूड लॉस रिडक्शन को ना वो क्लाइमेट स्ट्रेटजीज का हिस्सा बनाए और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करे। फिर देखो बिजनेसेस की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी देखो ये है कि फूड लॉस से बचाने के लिए वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, इनोवेशन लेके आएँ। फिर तीसरे नंबर पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है कि वो रिसर्च करें, इस मामले में अवेयरनेस फैलाएं। और सबसे ज़्यादा फिर लास्ट में हम आते हैं कंज्यूमर्स, माइंडफुल चॉइसेस हम लें, मतलब जो फ्रूट्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं उनको रिजेक्ट ना करें, प्लेट में उतना ही लें जितना खा सकें। हालांकि ये चीज़ आ गई फिर फूड वेस्ट में। तो मतलब देखो फूड लॉस और फूड वेस्ट को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की, बिजनेसेस की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, आपकी, हमारी, सब की। तो टाइटल पे फिर से आए, व्हाट एन एम्प्टी प्लेट ऑफ फूड शुड सिंबलाइज। इसका मतलब क्या है? एक खाली प्लेट का मतलब ये होना चाहिए कि किसी ने पेट भर के खाना खाया है, ये नहीं कि खाना कचरे में चला गया है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यंग लोगों में हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। प्रताप रेड्डी ने यह आर्टिकल लिखा है। प्रताप रेड्डी जो हैं वो अपोलो हॉस्पिटल के मालिक हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की चेन जो है ना उसके फाउंडर हैं ये प्रताप सी रेड्डी।
तो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पेपर थर्ड में नहीं, पेपर सेकंड में आता है ये इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। देखो, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो क्या इमेज आपके दिमाग में आती है? एक यंग एनर्जेटिक देश, है ना, एक कंट्री जहां पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 45 साल से कम उम्र की है। तो आइडियली देखो, इंडिया जो है वो लैंड ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए, लेकिन एक अजीब सा पैराडॉक्स अभी हमारे देश में सामने आ रहा है, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी दिल की बीमारियां। हमेशा ना हम दिल की बीमारियों को ना जोड़ते थे बुढ़ापे से, कि ये बीमारियां बुढ़ापे में होती हैं, लेकिन अब देखो इवन यंगर जनरेशन को भी दिल की बीमारियां जो है बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रही हैं, आघात कर रही हैं। हम ना अक्सर एक फ्रेज यूज करते हैं, यंग एट हार्ट, मतलब खास करके जो बूढ़े लोग हैं ना, तो वो ये बोलते हैं, अरे दिल से तो मैं अभी भी जवान हूं, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यंग लोगों का जो दिल होता है ना, वो मजबूत होता है। अक्सर हम जो मिडिल एज्ड या फिर एल्डरली लोगों को कहते हैं, जो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, वो बोलते हैं यार दिल से तो वो अभी भी जवान है। लेकिन अब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं रहा, क्योंकि यंग लोगों का भी जो हार्ट है वो खराब हो रहा है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा, जैसे 20 से 40 साल के जो लड़के हैं, कोई जिम करते हुए एकदम से हार्ट अटैक आ गया, खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया। वीडियोस वायरल होती है ना, सोशल मीडिया पे कितनी सारी ये वीडियोस वायरल होती हैं। इवन देखो, कुछ हॉस्पिटल्स का डेटा है हमारे देश में, 2020 से लेकर 2023 के बीच का डेटा है। डेटा ये कहता है 50% जो हार्ट अटैक्स है ना, अब वो 40 से कम उम्र के लोगों को आए। 2020 से लेकर 23 के बीच का डेटा है कुछ हॉस्पिटल्स का हमारे देश में। काफी डराने वाला डेटा है ना। मतलब अब गेम बदल गया है। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहले सिंपल बिलीफ क्या था कि हार्ट अटैक का मामला ना जेनेटिक्स से जुड़ा है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स या क्लोज फैमिली में किसी को 40s में या 50s में हार्ट अटैक आया है, तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अब गेम बदल गया है। डॉक्टर रिफाई सोखत अली कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई में। लगता है ये अपोलो हॉस्पिटल ने पैसा देकर आर्टिकल लिखवाया है, लेकिन आर्टिकल अच्छा है। तो देखो, ये डॉक्टर कहते हैं कि ना, अब पहले जेनेटिक्स से लोग जोड़ते थे हार्ट अटैक्स को, लेकिन अब लाइफस्टाइल की वजह से ये हार्ट अटैक्स ज्यादा आ रहे हैं। लाइफस्टाइल ने ना जेनेटिक्स को पीछे छोड़ दिया है। फिर वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, अगली स्लाइड में ये देखो, कहां गया, यहां पे एक टर्म थी, चलो बता देता हूं। एक टर्म इस्तेमाल होती है यहां पे आर्टिकल में, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? मतलब कि एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोच के देखिए, जेनेटिक्स एक लोडेड गन है, लेकिन उस गन का ट्रिगर है हमारा लाइफस्टाइल। जेनेटिक्स की वजह से तो हार्ट अटैक आ रहे हैं, लेकिन वो जल्दी आ जाते हैं, उसका रीजन है लाइफस्टाइल। अब समझ गए एनालॉजी? तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं और कम उम्र में आ रहे हैं। और वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन, लाइफस्टाइल प्लस जेनेटिक्स। तो जो ये विलेन है लाइफस्टाइल, आखिरकार है क्या? 50% ब्लेम जो जाता है वो लाइफस्टाइल पे जाता है। आप लाइफस्टाइल देखिए आज के समय में कैसा हो गया है। हाइपर कंपटीशन का जमाना है। हाइपर कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन है। करियर का प्रेशर, एग्जाम का स्ट्रेस, आगे निकलने की होड़, हमारे दिमाग के साथ साथ दिल पर भी बहुत बोझ पड़ता है। दूसरा देखिए, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये तो क्लासिकल विलेन है। लोग ना कूल लगने की चाहत में ना सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इससे हार्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर है लैक ऑफ स्लीप। रात को मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दिया, देखते देखते शॉर्ट्स चलाते रहे, नेटफ्लिक्स का जमाना आ गया, मूवी देखते देखते सोना है, तो स्लीप साइकिल पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है। अच्छी नींद लोग नहीं ले पा रहे हैं। फिर है सीडेंटरी रूटीन, मतलब बैठे रहना, लंबे वर्किंग आवर्स, एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठे रहना और बहुत कम चलना। तो ये जो लाइफस्टाइल है ना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। फिर डाइटरी कॉम्प्रोमाइजेज,
डाइटरी कॉम्प्रोमाइजेज मतलब जैसे जोमेटो स्विगी प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन लोग ज़्यादा करने लगे हैं। कन्वीनियंस ने ना लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब खाने की जो आते हैं चेंज कर दी हैं, मिनटों में खाना आ जाता है घर में। तो हम वो खा रहे हैं जो इजी है, वो नहीं खा रहे हैं जो हेल्दी है। ये रीजंस हैं। आप बताओ, आप में से कितने लोग इन्हीं आदतों के शिकार हों? अभी ईमानदारी से बताना। ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया बात राइटर बोलते हैं, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। सबसे जरूरी बात यह है, आप ना अपने शरीर का सिग्नल समझें कि कब आपके हार्ट को दिक्कत हो रही है। अक्सर होता क्या है, हमारा दिल हमें वार्निंग साइन दे देता है, हार्ट वार्निंग साइन दे देता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वार्निंग साइन देखो, जैसे एक्सरसाइज करते वक्त ना डिस्कंफर्ट फील करना, अचानक सीने में दर्द हो जाना, हमें लगता है गैस हो गई, लेकिन उसका रीजन कोई और हो सकता है। बेवजह पसीना आना, एसी चल रहा है फिर भी आपको पसीना आ रहा है। फिर सांस फूलना, थोड़ा सा चलते हो सांस फूलने लगता है। लगातार थकान, मतलब इतना थकान कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाते, इतना ज्यादा आप थकना स्टार्ट कर देते हो। तो ये साइंस हैं कि हार्ट को दिक्कत हो रही है, समझ गए। लेकिन हमें लगता है कि मसल में खिंचाव आ गया या फिर डाइजेस्टिव इश्यू हो गया, खाना पचा नहीं, हम ये समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? राइटर बोलते हैं, देखो आज के समय में ना साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, एडवांस तरीके हैं पता लगाने के अगर हार्ट को दिक्कत है तो। जैसे ना कार्डियक कैल्शियम स्कोरिंग, कार्डियक कैल्शियम स्कोरिंग, इसमें क्या होता है? इसमें देखो ये होता है, स्पेशल तरह का सीटी स्कैन है। क्या है? स्पेशल तरह का ये सीटी स्कैन है। ये हार्ट की ना आर्टरीज में कैल्शियम के बिल्डअप को स्कोर करता है कि हार्ट की आर्टरीज में कितना कैल्शियम जमा है। हार्ट की आर्टरीज में ज्यादा कैल्शियम मतलब उन आर्टरीज का ब्लॉकेज, तो इससे हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो पता लगाता है ये सीटी स्कैन की हार्ट की आर्टरीज में कितना कैल्शियम जमा है, ज्यादा कैल्शियम मतलब ज्यादा रिस्क। फिर एक और टेस्ट है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम, सीटी कोरोनरी और एंजियोग्राम। इसमें क्या होता है? ये ना आपके हार्ट की जो नसें हैं ना, वीन्स हैं, उनकी एक 3D फोटो खींचता है और इससे डॉक्टर्स ना एग्जैक्ट ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं। तो ये दो टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे पता लगता है, बीमारी को पहले से हम पकड़ सकते हैं और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो लास्ट में हर एक लेवल पे राइटर सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे देखो इंडिविजुअल लेवल पे क्या सॉल्यूशन है। इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्यूशन ये है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस करो, 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, 30-40 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है, कोई लेक्चर सुनते सुनते एक्सरसाइज कर लो, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाओ 30 की उम्र के बाद। अब आप में से बहुत कम लोगों की उम्र 30 होगी वैसे। उसके बाद में एक्शनेबल स्टेप, सिर्फ ब्लड टेस्ट मत करवाओ, इमेज बेस्ड स्क्रीनिंग करवाओ। गवर्नमेंट लेवल पे देखो, इंडिविजुअल लेवल पे तो हमने डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट लेवल पे जैसे ना एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, एनपीसी और DCS। ये प्रोग्राम है सरकार का। इसका एम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। वैसे सरकार का एक आयुष्मान भारत स्कीम है बढ़िया से, ये ट्रीटमेंट को ना अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाता है, खास करके गरीब लोगों के लिए। फिर राइटर सोसाइटी के लेवल पे बताते हैं कि अवेयरनेस जरूरी है, लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सिम्टम्स के बारे में लोग ना जानते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ना हर नागरिक को सिखाना होगा, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, कि हार्ट डिस्ट्रेस के साइंस को कैसे पहचानें और डॉक्टर की मदद लें। तो देखो कुल मिला के हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हमारा यूथ सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारी यंगर जनरेशन ही बीमारी पकड़ने लगेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी हार्ट नर्चर करना हमारी यंगर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एंजल्स पोज के बारे में है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो, गॉडफादर ऑफ AI किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। तो जेफरी हिंटन
जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इन्होंने हाल ही में ना एक टिप्पणी की, कमेंट क्या था, एआई ना कुछ ही लोगों को तो बहुत अमीर बना देगा लेकिन बाकी सब लोगों को गरीब बना देगा। ये सुनकर देखो थोड़ा डर लगता है ना। तो हिंटन साहब ने ना एक चीज की तरफ इशारा किया, उसे कहते हैं एंजल्स पोज। क्या बोलते हैं, जिस पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है, एंजल्स पोज। आप बोलोगे सर ये एंजल्स पोज क्या है, पहले इसके बारे में बताओ। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं, आप बैकग्राउंड पहले सुन लीजिए। देखो एक बार ये वाला पेन ले लेते हैं। 19th सेंचुरी में ना क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या आया था, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही थी उस समय। तो ब्रिटेन पूरी दुनिया का ना एक प्रकार से वर्कशॉप बन गया था। इंडस्ट्रियल आउटपुट उस समय आसमान छू रही थी, क्योंकि एकदम से प्रोडक्शन पहले जो हाथों से होता था अब मशीनों के थ्रू हो रहा था, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन देखो उस समय आप ये देखिए, जब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो उस समय आम आदमी की ज़िंदगी कैसी थी। उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बावजूद देखो आम आदमी की ज़िंदगी में नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं था। उनकी सैलरी, उनके वेजेस उतने के उतने ही थे, बिल्कुल स्टैग्नेंट। महंगाई बढ़ रही थी लेकिन घर का सारा पैसा खाना पीना के सामान खरीदने में चला जाता था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान भी यही दौर था। अमीर बहुत अमीर हो रहा था, रिच बहुत रिच हो रहा था और पुअर बहुत ज्यादा पुअर होता जा रहा था। इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। तो ये देखो एक बहुत बड़ा ना पैराडॉक्स था। पैराडॉक्स कैसे था, पैराडॉक्स देखो ऐसे था कि यूके अपने आप में तरक्की कर रहा था, देश तरक्की कर रहा था, लेकिन लोग तरक्की नहीं कर रहे थे। तो इसी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट एलन ने नाम दिया एंजल्स पोज। एंजल्स पोज, ये देखो एंजल्स पोज, रॉबर्ट एलन ने ये नाम दिया था एंजल्स पोज। मतलब जब देश तरक्की करने लगे और लोग तरक्की ना करने लगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, ये नाम आया कहां से। आपको याद होगा कार्ल मार्क्स के साथ में इन्होंने काम किया था, ये वही एंजल्स हैं। कार्ल मार्क्स को तो आप सब लोग जानते हो ना, जिन्होंने कम्युनिज्म के बारे में बोला है। तो कार्ल मार्क्स के साथ में एंजल्स ने काम किया था। सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट बोल रहे होंगे या पॉलिटिकल साइंस वाले बोल रहे होंगे, अरे सर हम जानते हैं इनको, लेकिन बाकी लोगों को बताना पड़ता है ना। तो ये जो एंजल्स है ना, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी और इन्होंने उस दौर की सोसाइटी को ना बहुत करीब से देखा था। तो सिंपल शब्दों में देखो, जो एंजल्स पोज है ना, ये वो सिचुएशन होती है जब टेक्नोलॉजी के कारण जब देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जैसे अभी एआई की वजह से बढ़ रही है, लेकिन आम लोगों की, कॉमन मैन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो नहीं बढ़ती है, वो खराब हो जाती है, बल्कि उनके वेजेस नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक गैप आ जाता है कि टेक्नोलॉजी का फायदा जो आम आदमी तक है वो पहुंच ही नहीं पाता। टेक्नोलॉजी का फायदा आम आदमी तक पहुंचने में सालों साल लग जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम एंजल पोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखो कुछ चीजें जो राइटर बोलते हैं कि हाँ हम एंजल पोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज, एआई के कारण सबसे ज्यादा जो खतरा है किसको है, यंग वर्कर्स को है, आप सब लोगों को है। और जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, हाल ही में ना इंडिया की एक सॉफ्टवेयर कंपनी, टीसीएस थी या इन्फोसिस थी, कोई तो थी, जिसने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और ये कहा कि हम अब फोकस करेंगे एआई पे। किस पे फोकस करेंगे, एआई पे। और देखो एक चीज और इवन सही बताऊं तो पीडब्ल्यू भी उसे यूज करेगा और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स भी उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा गलत लगा, सही बताऊं तो गलत लगा। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं जो मुझे अंदर से लगा। जैसे आजकल ना लगभग सभी इंस्टीट्यूट्स का फोकस ना पेपर इवैल्यूएशन में ना एआई पर होने वाला है। तो मुझे यार पर्सनल लेवल पे इसलिए बुरा लगा कि बहुत सारे जो कॉपी चेकर्स थे, स्टूडेंट थे, तैयारी करते करते जैसे इवैल्यूएशन करते थे और उनको रोज़गार भी मिल जाता था, मतलब उनका घर का खर्चा निकल जाता था। लेकिन अब इवैल्यूएशन में भी
एआई आ रहा है, तो अब आप सोच के देखो एआई का कितना ज़्यादा असर होगा कि उन लोगों को अब रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि एआई पेपर इवैल्यूएशन कर देगा। और मतलब मैं क्या बोलूं, पर्सनल लेवल पे खराब लगता है, लेकिन सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये साइन है एंजल्स पोज का। और बहुत सारी चीजें राइटर बताते हैं कि क्यों हम एंजल पोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो राइटर कुछ पॉइंट्स देते हैं, मैं एक एक करके आपको बता ही देता हूं, 3-4 पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहले है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। जैसा समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान था ना, वैसा ही समय है। जैसे फिलीपींस का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। फिलीपींस के कॉल सेंटर में जो लोग काम करते हैं ना, उनको सिखाया गया कि आप ना चैट जीपीटी यूज कीजिए, को पायलट यूज कीजिए, जो माइक्रोसॉफ्ट में यूज होता है, वो एआई है और चैट जीपीटी का भाई बहन है। तो ना जब कॉल सेंटर के वर्कर्स को पायलट को यूज करने लगे ना, 30 से 50% उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन कॉल सेंटर के वर्कर्स की तनख्वाह नहीं बढ़ी, तनख्वाह उतने की उतनी रही, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि वो ये को पायलट यूज करने लगे, चैट जीपीटी यूज करने लगे। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, एक ना कार्टून वायरल हुआ था, दूसरा पॉइंट नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं मैं। न्यूयॉर्क में ना एक न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर आप जब जानते हो, उसमें ना एक कार्टून वायरल हो गया था। कार्टून में ना एक पर्सन पूछता है एआई से कि मेरे बिजली का बिल क्यों बढ़ रहा है। अब सोचने में लगेगा कि बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि एआई चलाने के लिए डेटा सेंटर्स लगते हैं और डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सारी वहाँ पे चली जाती है, बचती कम है, मतलब डिमांड ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की, और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसके दाम बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बिजली का बिल भी बढ़ रहा है। तो ये डार्क ह्यूमर है, आप समझ सकते हो। तो ये पहला पॉइंट है एंजल्स पोज का, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन वर्कर्स के सैलरी नहीं बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्स का महंगा होना। आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं और ये क्यों महंगे हो रहे हैं? देखो, एआई अकेला काम नहीं करता, उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स यानी सहायक चीजें चाहिए होती हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा एक्सेस है, साइबर सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयज की रिटेनिंग है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एआई को चाहिए होती हैं, और ये सब बहुत महंगी हैं। और हम जैसे वर्कर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? हमारे लिए है प्राइस ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट। हमें नई चीजें सीखनी पड़ रही हैं, जैसे कोडिंग बूट कैंप्स, नए सर्टिफिकेशंस, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसे 19वीं शताब्दी में मजदूर की थोड़ी सैलरी बढ़ती तो खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती, और आज हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ेगी बट इन डिजिटल स्किल्स को पाने का खर्चा उसे खा जाएगा। समझ रहे हो? थोड़ी सी सैलरी बढ़ी लेकिन हमें रेलेवेंट रहने के लिए नई नई चीजें सीखनी पड़ रही हैं, तो उनकी वजह से खर्चा हो गया। और नेक्स्ट चीज पता क्या है एंजल्स पोज का? जो फायदा हो रहा है ना एआई की वजह से, उसका जो बंटवारा है, फायदे का जो बंटवारा है वो अनइक्वल है, इसमें इनइक्वालिटी है। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक ना एआई ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट करेगा एआई ग्लोबल जीडीपी में। 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स, तो सोच के देखो। लेकिन ज्यादा पैसा जाएगा कहां? मुख्य रूप से देखो इसका फायदा होगा यूएसए को और चाइना को, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, क्लोड, चाइना का डीप सीक, ये यहीं की है कंपनीज। हमारे देश में अभी तक एआई की एप्लीकेशंस बन ही नहीं रही हैं। लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन चैट जीपीटी बना नहीं रहे हैं, ये दिक्कत है। तो फायदे का असमान बंटवारा। फिर है जॉब डिस्प्लेसमेंट। चौथा पॉइंट क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट। मैं सारे पॉइंट लास्ट में बोल दूंगा, चिंता मत करो। जॉब डिस्प्लेसमेंट, देखो आज डॉक्टर्स भी चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं। चाइना में रिसर्चर्स ने ना दुनिया का पहला एआई पावर्ड हॉस्पिटल शुरू कर दिया था। सोचो, पूरा हॉस्पिटल एआई से चल रहा है। हर जगह देख लीजिए, एजुकेशन में, फाइनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह एआई घुस रहा है। एक देश है, आपने शायद सुना भी होगा, अल्बानिया। उन्होंने ना दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर तक बना दी, नाम रख दिया डायला। सोच के देखो। तो ये सभी जो साइंस हैं बताते हैं कि बड़े बदलाव की तरह हम बढ़ रहे हैं, और उस बदलाव का नाम है एंजल्स पोज।
तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पहले पॉइंट सारे बता दूं मैं। पहला पॉइंट एंजल्स पोज का, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन वर्कर्स की सैलरी नहीं घट रही है, वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही है, एग्जाम्पल हमने देखा फिलीपींस। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब जैसे थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ती है तो डिजिटल सर्टिफिकेशन नया सीखने में वो पैसा चला जाता है, तो ये वो वाला पॉइंट था। फिर इनइक्वालिटी वाला पॉइंट था कि एआई से फायदा सबको समान रूप से नहीं हो रहा है। फिर जॉब डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट था, इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने डिस्कस किया कि हर जगह आज एआई यूज हो रहा है, जॉब जा रही हैं और काम करने का तरीका बदल रहा है, समझ गए। अब बात करते हैं सरकार क्या कर सकती है। देखो, सबसे पहले सरकार ना स्किल ट्रांजिशन प्रोग्राम सिखाए, मतलब चलाए स्किल ट्रांजिशन प्रोग्राम्स। सिंगापुर ने बढ़िया काम किया था, उनका एक अच्छा मॉडल है, मैंने पहले भी आपको बताया था, स्किल फ्यूचर प्रोग्राम। स्किल फ्यूचर प्रोग्राम मतलब लोगों को नई स्किल्स सिखाने के लिए है, उनका ये मॉडल है स्किल फ्यूचर प्रोग्राम। हर वर्कर को क्रेडिट दिए जाते हैं, इन क्रेडिट की सहायता से आप नई स्किल सीख सकते हो। अबू धाबी में यानी सऊदी अरेबिया में दुनिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम है मबजुआई, ऐसा कोई नाम था, मबजुआई, पहली एआई यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की। कहाँ पे बनी? अबू धाबी में। तो ये भी स्किलिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। फिर है एआई रेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एआई से जो फायदा हो रहा है ना उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे कर सकते हो? पहले तो आप मतलब समझ गए ना, एआई रेंट का मतलब एआई की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे? रोबोट टैक्स लगाया जा सकता है, रोबोट टैक्स, और रोबोट टैक्स से जो पैसा मिले उसको यूज किया जा सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी स्कीम चलाने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर अच्छा देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ना पब्लिक गुड आप बना दो। जैसे रोड, बिजली, पार्क, ये सब क्या है? पब्लिक गुड है, सबके लिए होते हैं। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पब्लिक गुड बना दिया जाए जिसका फायदा सबको हो। इस दिशा में ना यूएई का एक थिंक टैंक है K2 thinktank.ai, तो ये लोग काम कर रहे हैं, ये पब्लिक ओपन एआई मॉडल्स तैयार कर रहे हैं, पब्लिक ओपन एआई मॉडल्स, ताकि किसी एक देश की कंपनी का कब्जा ना हो एआई पर। जैसे यूएसए की कंपनी है ओपन एआई, गूगल, ये सब अभी इनका कब्जा है एआई पे। तो ये ओपन एआई वाले मॉडल्स आएंगे ना तो इससे सभी देशों को फायदा हो जाएगा। तो सरकार के 3 पॉइंट है, स्किल ट्रांजिशन प्रोग्राम, एआई रेंट का इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरे नंबर पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक गुड बना दो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो फूड लॉस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।